नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग यहाँ से 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि रेलवे के ही कहीं न कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये आने वाले एग्ज़ाम में यही डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 451 नंबर कि कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या नाइट्रोजन में आबंध बनाने में भाग लेती है? तो ये संख्या हो जाएगी 6। तो क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन देख सकते हैं कि 2 बार रेलवे ने ही ये क्वेश्चन रिपीट किया है। और यहाँ से हम आपको बता दें कि रेलवे सबसे ज़्यादा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये रिपीट करती है, तो इसलिए ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएँगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन के 2 परमाणु दिए गए हैं और 1 परमाणु से आपके 3 बंध बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार के यहाँ पे परमाणु 2 दिए गए हैं और 2 से हम लोग देख सकते हैं कि 3 + 3 इस प्रकार आपके टोटल 6 हो जाएँगे। तो नाइट्रोजन के n परमाणुओं के बीच 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से त्रिबंध बनता है। अतः नाइट्रोजन के अणु के निर्माण में कुल 6 इलेक्ट्रॉन या 3 जोड़े भाग लेते हैं। तो इस प्रकार ये हो जाएँगे इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि परिवर्तनीय संयोजकता क्या दर्शाते हैं? तो ये आपको बताना है कि परिवर्तनीय संयोजकता ये क्या दर्शाते हैं। तो इसमें हम लोग करेक्ट आंसर की बात करें, ये हो जाएगा कि संक्रमण तत्वों से। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन है कि परिवर्तनीय संयोजकता ये संक्रमण तत्वों से दर्शाते हैं। तो आइए हम लोग इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे। तो ये हो जाएंगे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट कि रिक्त डी ऑर्बिट की उपस्थिति के कारण संक्रमण तत्व परिवर्तित संयोजकता दिखाते हैं और कुछ तत्व प्रतिक्रिया के स्वरूप के आधार पर अन्य परमाणुओं के साथ साथ अलग अनुपात में इलेक्ट्रॉनों का त्याग स्वीकार या साझा करते हैं। तो ये हो जाएंगे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला प्रश्न ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि सहसंयोजित बॉन्डेड अणुओं में निम्न गलनांक और क्वथनांक बिंदु होते हैं क्योंकि। तो ये आपको बताना है आगे क्या हो जाएगा। तो क्योंकि उनमें इंटरमोलिक्यूलर बल कमजोर होते हैं। तो यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो सहसंयोजित यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक अणुओं के मध्य दुर्बल या कमजोर आकर्षण बल के कारण कम होते हैं और इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला हो जाएगा कि बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पे ये बंध कैसे हो जाएंगे? ये बहुत कमजोर बंध हो जाएंगे। तो आप पे ऑप्शन यहाँ पे आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो किसी यौगिक में तत्वों के परमाणुओं के बीच लगने वाले बल से बनने वाले आबंध को रासायनिक आबंध कहते हैं। और रासायनिक आबंध ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो हो जाएगा आपका आयनिक बंध और दूसरा हो जाएगा सहसंयोजी आबंध। तो कार्बन द्वारा प्रबल आबंध के निर्माण का एक कारण इसका छोटा आकार भी है और इसके कारण इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्मों को नाभिक मजबूत से पकड़े रहता है और बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने आबंध तुलना में अत्यंत दुर्बल होते हैं। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे क्योंकि यहाँ से हम लोग इनके जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं उनको भी डिस्कस करके चलते हैं क्योंकि इन फैक्ट से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। और इससे भी पहले हम लोगों ने 79 क्लासें जो कि बायोलॉजी की डिस्कस की थी, तो इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेलवे के आए हुए क्वेश्चन थे। तो यदि आपने ये बायोलॉजी की क्लासें नहीं देखी हैं तो इनकी हम लोगों ने प्लेलिस्ट बना दी है, तो चैनल पर जाके आप उनको भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि सहसंयोजक बंध 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए किस कोष को प्राप्त कर सकें। तो ये हो जाएगा आपका वाह्यतम कोष। तो इसको आप ये प्राप्त करते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में लेटेस्ट पैटर्न पे 2021 में जो एग्जाम हुआ था वहाँ पे ये पूछे गए थे। तो इसीलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। तो लेवल देख सकते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आपके बने हुए हैं। तो जब 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप रासायनिक बंधन बनता है तब उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। और सहसंयोजक बंधन के बनाने में 2 परमाणु इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी इस प्रकार से करते हैं कि निर्मित अणु से प्रत्येक परमाणु एक अक्रिय गैस का स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है, जिससे दोनों परमाणु पूरी तरह से भरे हुए बाह्य कोष को प्राप्त कर लेते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं।
तो यहाँ पे बताना आपको क्या रखना होगा। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन को हम रखते हैं उस परमाणु के सबसे बाह्य कोश में या बाह्य कक्षा में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी आपका रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है रेलवे का। तो अभी हम लोग ऊपर वाले क्वेश्चन में इसको डिस्कस किए थे कि बाह्य कक्षा में ही हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन रखते हैं। तो किसी भी तत्व की बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम लोग उस तत्व की संयोजकता या उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपका हो जाएगा ऑक्सीजन, जिसका परमाणु यहाँ पे देख सकते हैं कि ये होता है परमाणु क्रमांक 6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो जाएगा 2,6। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से रिलेटेड हम लोगों ने पिछली क्लासों में ये चैप्टर डिस्कस किया था। तो किस प्रकार हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने वहाँ पे समझा था। तो यदि आपने ये क्लासें नहीं देखी हैं तो आप इसी चैनल पे जाके इसकी हम लोगों ने अलग केमिस्ट्री की हम लोगों ने प्लेलिस्ट बना दी है। तो वहाँ पे आप पिछले वीडियो को जो भी आपके चैप्टर बचे हुए हैं या जो अभी आप तक रिवीजन नहीं किए हैं तो उनको भी आके कर सकते हैं, फिर आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यही होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन यही होता है आपका बाह्य कोश। जैसे हो जाएगा सोडियम, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 11। तो इसका ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8, 1। तो सोडियम के बाह्य कोश में यहाँ पे हो जाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसी प्रकार ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग करते हैं। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक का एक गुणधर्म है। तो यहाँ पे इन ऑप्शन में बताना है कौन सा एक आयनिक गुणधर्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था। तो ये गुणधर्म हम लोगों ने पिछली क्लासों में इसको डिस्कस किया था कि इनका जो गलनांक और क्वथनांक होता है ये हमेशा उच्च होता है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन में दिया गया कि क्वथनांक और गलनांक ये आपका उच्च होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आपको जो भी अभी तक पिछले चैप्टर अभी आपके छूटे हुए हैं उनको सबसे पहले आप कंप्लीट करिए, तभी आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएंगे। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कि आयनिक यौगिक रासायनिक यौगिक होते हैं, जैसे कि NaCl आयनिक यौगिक के निम्न गुणधर्म होते हैं। तो पहला तो हो जाएगा आपका कि ठोस, कठोर तथा भंगुर ये होते हैं। दूसरा हो जाएगा कि क्वथनांक व गलनांक इनके उच्च होते हैं। थर्ड हो जाएगा कि जल में घुलनशील तथा कार्बनिक विलायकों में अघुलनशील होते हैं। और चौथा पॉइंट हो जाएगा कि आयनिक यौगिकों का जलीय विलयन विद्युत का ये सुचालक होता है, मीन्स इनमें आपका करंट भी फ्लो हो सकता है। तो ये थे आपके पहचानने के नियम आयनिक यौगिक के। अब बढ़ेंगे हम लोग एक नए चैप्टर की ओर जिसका नाम हो जाएगा ऑक्सीकरण और अपचयन। तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने ही जाते हैं और लेटेस्ट पैटर्न पे यहाँ से पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। इसका पहला प्रश्न हो जाएगा 458 नंबर कि किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि क्या कहलाती है। तो क्वेश्चन जरूरी नहीं है यहाँ पे आपको रिएक्शन के रूप में पूछ ले, तो यहाँ पे इस प्रकार थ्योरी के रूप में भी आपको पूछ सकता है। तो ये कहलाती है आपकी अपचयन। तो हम लोग यहाँ से समझेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी में 2022 में आपका पूछा गया था। तो किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि ये कहलाती है आपकी अपचयन। रासायनिक प्रक्रियाओं या प्रतिक्रियाओं निम्न प्राथमिक प्रकार की होती हैं। पहली तो होती है आपकी संयोजन प्रतिक्रिया, दूसरी हो जाएगी अपघटन प्रक्रिया, थर्ड हो जाएगी विस्थापन प्रतिक्रिया और फोर्थ हो जाएगी दोहरी विस्थापन प्रतिक्रिया, पांचवी हो जाएगी ऊष्मा क्षेपी या ऊष्मा शोषी। तो ये 5 प्रकार की आपकी प्रतिक्रियाएं होती हैं। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि ऑक्सीकरण अवक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन, जो कि ऑक्सीकरण प्रक्रिया का हो या ऑक्सीकरण क्रिया का हो। तो हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीकरण ऑक्सीजन ग्रहण करने या हाइड्रोजन का त्याग करने की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पे आपका आंसर डी करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीकरण ऑक्सीजन ग्रहण करने या हाइड्रोजन को त्याग करने की प्रक्रिया होती है। दूसरे शब्दों में ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिनमें पदार्थ इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं और ऑक्सीकरण संख्या किसी रासायनिक यौगिक में बंधे हुए किसी परमाणु के ऑक्सीकरण के दर्जे का सूचक होता है। तो ये होता है आपका ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न हो जाएगा कि दी गई अभिक्रिया में ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ का चयन कीजिए। तो यहाँ पे इन 4 ऑप्शन में बताना है आपको किसमें या किस पदार्थ का ऑक्सीकृत हो रहा है।
तो यहाँ पे ऑप्शन ये हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ से, ऑप्शन डी यहाँ से और ऑप्शन सी यहाँ से। तो इन 4 ऑप्शन में बताना कि किसमें ऑक्सीकृत हो रहा है। तो ये हो रहा है आपका Fe में, मीन्स आयरन में। तो यहाँ पे इस रिएक्शन के बारे में हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ से देखेंगे। तो यहाँ से ये तो हो जाएगी आपकी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ Fe है। ज्ञातव्य है कि ऑक्सीकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें या जिसके फलस्वरूप किसी तत्व या यौगिक में विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं का अनुपात बढ़ता है। तो यहाँ पे विद्युत परमाणुओं का ऋणात्मक अनुपात ये बढ़ता है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला भी आपकी एक रिएक्शन दी गई है, यहाँ से हम लोग समझेंगे। तो CuSO4 प्लस Mg एरो ये बन जाएगा MgSO4 प्लस Cu। तो उपरोक्त प्रक्रिया में Mg है, तो यहाँ पे Mg इसका अपचायक कर्मक का कार्य कर रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हुए हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो हाइड्रोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं अपचयन। तो यहाँ से अपचयन और ऑक्सीकरण हम लोगों ने अभी पिछले 2 क्वेश्चन में इनको डिस्कस किया था। तो हम लोग दोबारा भी इसको डिस्कस करेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इस प्रक्रिया को अपचयन करते हैं। और ऑक्सीकरण ये होता है कि अपचयन हमेशा साथ साथ घटित होते हैं। मीन्स ऑक्सीकरण और अपचयन ये हमेशा उस रिएक्शन में साथ ही साथ घटित होते हैं और इन दोनों अभिक्रियाओं को उपापचय अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये हो जाएंगे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला प्रश्न जो कि आपका रिएक्शन के रूप में दिया गया है कि दी गई अभिक्रिया में अपचायक के रूप में कार्य करता है। तो कौन यहाँ पे है जो अपचायक के रूप में कार्य करता है। तो ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि अपचायक के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला ये होता है CO। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके 2022 में ग्रुप डी में पूछा हुआ है। तो दी गई अपक्रिया में कार्बन या CO2 सॉरी यहाँ पे हो जाएगा CO, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, अपचायक के रूप में कार्य करता है क्योंकि उपर्युक्त अपक्रिया में CO का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि दी गई अभिक्रिया में निम्न में से किसका अपचयन होगा। तो इस रिएक्शन के अनुसार आपको बताना कि किसमें आपका अपचयन हो रहा है। तो सबसे पहले आपको यही जानना होगा कि अपचयन क्या होता है, फिर और ऑक्सीकरण क्या होता है। तो इसमें अपचयन की बात करें ये हो रहा है आपका जिंक में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये अपक्रिया दी गई है जिसमें आपका जिंक का अपचयन होगा और कार्बन का यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि अपचयन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा कथन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि हाइड्रोजन का संयोजन ये भी होता है और ऑक्सीजन का निष्कासन ये भी होता है, इलेक्ट्रॉन का त्यागना ये नहीं होता है और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना ये भी होता है। तो यहाँ पे हमें गलत कथन का चयन करना था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो देख सकते हैं आपके रेलवे ग्रुप डी के जो एग्जाम हुए थे 2022 में, यही क्वेश्चन आपके पूछे हुए थे और यही क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं आपके आने वाले एग्जाम में भी यही देखने को मिलेंगे। तो अपचयन अभिक्रिया में या तो हाइड्रोजन का संयोजन होता है या ऑक्सीजन का निष्कासन होता है और यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया का प्रतिलोम होता है। इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, ना कि त्याग किया जाता है। तो सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि ऑक्सीकरण प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया जाता है और अपचयन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण किया जाता है। तो ये आपको अच्छे से समझ लेना है। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि आभूषणों के धूमिल होने एक उदाहरण है। तो ये उदाहरण हो जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया का। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका हो जाएगा। तो ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के कारण आभूषणों का रंग ये धूमिल हो जाता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि फेरस क्लोराइड जिसका फार्मूला FeCl2 से फेरिक क्लोराइड के बनने में फेरस आयरन परिवर्तित होकर
फेरिक आयरन हो जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि यदि कोई अभिकारक किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो वह किस प्रक्रिया से गुजर रहा है। तो अभी हम लोगों ने ऊपर बताया था कि जब ऑक्सीजन प्राप्त करता है मीन्स ग्रहण करता है तब उसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण, और जब त्याग करता है तब होता है आपका अपचयन। तो ये छोटा सा इनको वन लाइनर में आपको नोट डाउन कर लिया करें, जिसके आप जब रिवीजन करेंगे तब आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो यदि कोई अभिकारक किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन प्राप्त करता है या ग्रहण करता है तो उसे कहते हैं ऑक्सीजन प्रक्रिया या ऑक्सीकरण प्रक्रिया। और किसी पदार्थ का हाइड्रोजन या किसी धन विद्युत तत्व का निकलना या त्याग करना ये कहलाता है आपका ऑक्सीकरण। और इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है। तो यहाँ से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन हो जाएगी। अगला प्रश्न हो जाएगा कि किसकी प्रक्रिया या किसकी क्रिया द्वारा सल्फर में सल्फाइड आयन का निर्माण होता है। तो ये क्रिया होती है आपकी अपचयन, जिससे आपका सल्फर से सल्फाइड आयन बनता है। तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व के निष्कासन या हाइड्रोजन धन विद्युतीय तत्व के समावेश को अपचयन कहा जाता है। मीन्स इसका अर्थ ये हुआ है कि जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन निष्कासन मीन त्याग करता है तब वह होता है अपचयन, और अपचयन प्रक्रिया द्वारा सल्फर से सल्फाइड आयन का निर्माण होता है। तो यहाँ से ये एग्जाम्पल और ये रिएक्शन आप देख सकते हैं। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जो कि आपका रिएक्शन के फॉर्म में दिया गया है। तो इसमें आपको बताना है कि नीचे दी गई अपक्रिया के बारे में कौन से कथन सत्य हैं। तो कौन सा कथन यहाँ पे सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 4 कथन दिए गए हैं, इनको आपको बताना है यहाँ से। तो इसमें हम लोग करेक्ट आंसर की बात करें, इसमें पहला और दूसरा ये सही हो जाएगा, बाकी गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आपका हो जाएगा। तो इस रिएक्शन में आपको बताया गया है कि अपक्रिया में जिंक का अपचयन हो रहा है और साथ ही कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इस प्रकार कथन 1 और 2 आपके सत्य हो जाएंगे। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर कि यदि कोई पदार्थ अपक्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो उसे कहते हैं। तो हम लोगों ने जो ऊपर डिस्कस किया था कि जब ऑक्सीजन ग्रहण करता है तब उसे कहते हैं हम लोग ऑक्सीकरण। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपका 2022 में पूछा गया था। तो अपक्रिया के दौरान पदार्थ का ऑक्सीजन को ग्रहण करना अथवा इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना यह कहलाता है ऑक्सीकरण। और यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो उसे कहते हैं ऑक्सीकृत हुआ कहा जाता है। तो यहाँ पे ये 2 अच्छे से पॉइंट समझ लेने हैं कि ऑक्सीजन तो ग्रहण करता है लेकिन इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ये 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। तो किसी भी फॉर्म में आपका एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि किसी प्रक्रिया में या किसी अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्रिया को कहते हैं, या किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्रिया को कहते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके इन्हीं फैक्ट से रिलेटेड बन सकते हैं। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर कि दी गई अभिक्रिया में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। तो किसमें ऑक्सीकरण हो रहा है ये आपको बताना है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो जाएगा आपका ग्रुप डी में पूछा हुआ 2022 में। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका कॉपर का हो रहा है। तो ऑप्शन वी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो दी गई अपक्रिया में यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है कि जिंक से जिंक आयन का निर्माण किसके कारण होता है। तो ये निर्माण होता है आपके ऑक्सीकरण क्रिया से, अभी आप ऊपर डिस्कस किए थे। तो इसीलिए आपको ये देख सकते हैं कि पिछला भी क्वेश्चन आपका रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था और उसके बाद भी यही क्वेश्चन रिपीट किया गया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीट होते रहते हैं और आने वाले एग्जाम में यही क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो जिंक से जिंक आयन का निर्माण ऑक्सीकरण के कारण होता है। अब ऑक्सीकरण क्या होता है ये भी आप अच्छे से समझ लीजिए कि ऑक्सीकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें तत्व या यौगिक अभिक्रिया के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना या ऑक्सीजन का ग्रहण करना, यहाँ पे यही होता है आपका ऑक्सीकरण। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की, और अगला भी इम्पोर्टेंट है कि हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन द्वारा इनमें से किस तत्व के ऑक्साइड का अपचयन नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैल्शियम। तो ऑक्साइड का अपचयन नहीं किया जा सकता है, वो भी कैल्शियम। तो हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड
और कार्बन का Ca मिल्स कैल्शियम तत्व के ऑक्साइड का अपचयन नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न हो जाएगा जो कि आपका रिएक्शन के रूप में ये भी पूछा गया था। तो यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न रासायनिक अभिक्रिया में कौन सी रासायनिक जाति ऑक्सीकृत हो रही है। तो इनमें आपको बताना है किसमें ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पे हम लोग इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर देखेंगे। तो हम लोग यहाँ से एक बार फिर ऑक्सीकरण की परिभाषा यहाँ पे समझेंगे कि ऐसी अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन प्राप्त करता है मीन्स ऑक्सीजन ग्रहण करता है या हाइड्रोजन त्यागता है मीन्स खोता है। तो इसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीकृत। अर्थात दी गई प्रक्रिया में हाइड्रोजन पानी बनाने के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करता है जबकि कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन खोकर कॉपर बनाता है। अर्थात इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन ऑक्सीकृत हो रहा है और CuO ये अपचयित हो रहा है। बढ़ेंगे सीधे हम लोग अगले प्रश्न की ओर जो कि आज के वीडियो का लास्ट हो जाएगा। तो 475 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था ऑक्सीकरण और अपचयन ये क्या होता है, लेकिन यहाँ पे पूछ दिया गया कि ऑक्सीकरण या रेडॉक्स अभिक्रिया ये क्या होती है। तो आइए हम लोग इसके बारे में भी समझेंगे। तो ये होती है प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होते हैं, यही होती है आपकी ऑक्सीकरण या रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, स्टार डाल के इस चैप्टर का लिख लेना। तो रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होते हैं, इसे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इसको हम लोग ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया साथ ही साथ इसको बोल सकते हैं। इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा Zn+2HCl एरो ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ से ये जिंक का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जिंक क्लोराइड बनाने के बाद हाइड्रोजन मुक्त होती है। तो इस प्रकार आप रिएक्शन यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो यहाँ से आज के कंप्लीट होते हैं 25 प्लस क्वेश्चन, क्योंकि इनके फैक्ट से रिलेटेड आपको एग्जाम में कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वीडियो कैसा लगता है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को भी लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। जो भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप हो वहाँ पे इस वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें और चैनल को भी लाइक किया करें। चलिए मिलेंगे हम लोग एक कल वाली क्लास में। जय हिंद।